सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ की व्याख्या से पहले सबसे पहले इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं और इस पाठ के सार को समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, यह निबंध हिंदी गद्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने देश की उन्नति, देश की प्रगति के बारे में बताया है और तत्कालीन समय में हमारे देश के सामने क्या क्या चुनौतियां थीं और उस चुनौतियों से हम कैसे सामना कर सकते थे और किस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ा सकते थे, इसके बारे में उन्होंने बताया है। यह निबंध देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है, जिसमें भारतेंदु जी ने सन 1884 में हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बलिया, तो बलिया ज़िला में एक स्थान ददरी में मेला लगा हुआ था और उसी मेले में उन्होंने एक भाषण दिया। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण अवतरणों का हम अध्ययन करेंगे, उसके भाव को समझेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। देखें, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को यदि कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। बस इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को कैसे अपना बल याद आता है। सो बल याद कौन दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजे को अपनी पूजा झूठी गप से छुट्टी नहीं, हाकिमों को कुछ सरकारी काम काज घेरे रहता है। कुछ बाल घूड़ दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। और बस यही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना मिलाना, न तुम खाली न हम खाली। देखें, लेखक ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 1884 में बलिया जिले के ददरी नामक स्थान पर लगे हुए मेले में दिया था। उनके मित्रों ने यह कहा था कि ये बड़ा बेहतर जगह है जहां हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने देशवासियों से बात कर सकते हैं कि हम अपने देश की उन्नति कैसे करें। तो लेखक जो है लोगों के सामने मेला में यह भाषण दे रहा है
और कहते हैं भारतन जी समस्त जो भी लोग हैं उनको संबोधित करते हुए कि आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटी सी जगह पर, ददरी नामक जगह पर, हम एक साथ अपने देशवासियों को इतनी अधिक संख्या में बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं। अन्यथा कोई भी ऐसा नहीं है किसी विशेष समस्या पर चर्चा करने के लिए यदि किसी को बुलाया जाए तो कोई भी नहीं इकट्ठा होता जल्दी, सबको अपने काम काज से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन कम से कम मेले के नाम पर ही सही कुछ लोग इतने उत्साह के साथ एकत्र तो हुए हैं। देखिए, इस अवतरण में लेखक ने तत्कालीन जो समस्याएं थी देश की उसको भी सामने रखा है, उठाया है कि लोगों को देश की उन्नति आदि से कोई मतलब नहीं था। लोग बस अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही लगे हुए थे। देश कैसे विकास करेगा, हम कैसे जो है, आम नागरिक को इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। लेकिन मतलब तो रखना पड़ता क्योंकि हम कब तक दूसरे के अधीन रहते। इसीलिए लेखक जो है इस विषय पर बहुत सोच विचार करके इतने लोग एक साथ मिल गए हैं तो चलो इनके सामने अपनी बात रखते हैं। वो अपनी बात कहता है, वो कहता है कि इस और पहले ही पंक्ति में वो तत्कालीन देश की जो स्थिति है उस पर एक कटाक्ष करता है, एक व्यंग्य करता है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। कि कम से कम मेले के नाम पर ही सही लोग एकत्र तो हुए, आपस में मिले तो सही। और इसीलिए कहता है कि इस अभागे देश में जो हो जाए वही बहुत है। कि कम हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह से हैं। तत्कालीन जो देश की दशा है उस पर भी एक कटाक्ष है लेखक का कि उन्होंने देशवासियों को रेलगाड़ी का डिब्बा कहा। कहने का भाव क्या है लेखक का कि जिस तरह से रेलगाड़ी में, ट्रेन में अनेक प्रकार के कोच लगे हुए होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एकदम बिल्कुल जो है सुविधाओं से युक्त और बिल्कुल गैर सुविधा वाले भी। लेकिन ये सारे कोच तब तक नहीं चल सकते जब तक कि इंजन इन्हें न खींचे। ट्रेन का जो इंजन है वही इन सारी कोचों को खींचता है। लेखक कह रहा है कि हमारी दशा, हम भारतवासियों की दशा भी ठीक इसी तरह से है कि हमारे अंदर क्षमता तो है, हमारे अंदर अनेक प्रकार के हुनर हैं, गुण हैं, लेकिन हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। यदि हमें कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न अब ये है कि हमारा नेतृत्व करे कौन। लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला मिल जाए तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे बस इतना कह दीजिए, काचुप साध रहा बलवाना, और फिर देखिए हनुमान जी को कैसे अपना बल याद आता है। रामायण के एक प्रसंग के माध्यम से लेखक जो है भारतवासियों की जो तत्कालीन दशा है, जो स्थिति है, उसके बारे में चित्रण किया है कि हमारे पास सारे हुनर, सारी क्षमताएं होने के बावजूद हम आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, इस कारण हम पिछड़े हुए हैं या दूसरों के अधीन हैं। लेखक कहना चाहता है कि यदि जिस तरह से सीता माता की पता लगाने के लिए जब राम की वानरी सेना निकलती है और पता चल जाता है कि वो लंका में हैं, तो फिर प्रश्न ये उठता कि कौन जाए सीता माता की वास्तविक दशा को, स्थिति को जान करके आए। तो सब चिंतित हैं। ऐसे में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनको बल याद दिलाया कि आप परम बलवान हैं, आप क्यों चुप हैं। और तब हनुमान जी को अपने बल, अपने पौरुष, अपने पराक्रम का याद आते ही वो बड़ी सरलता से सहस्र योजन समुद्र को पार करके सीता माता का पता लगा के चले आते हैं। तो लेखक का कहना है कि उस समय तो जामवंत थे, लेकिन आज कोई जामवंत नहीं है। अगर वैसा जामवंत मिल जाए तो निश्चित तौर पे हम भारतवासी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहता है, लेकिन प्रश्न हमारे सामने ये है कि आखिर वो बल कौन याद दिलावे।
हिंदुस्तानी राजे महाराजे, देखिए तत्कालीन जो दशा थी हमारे देश में, अनेक छोटी छोटी रियासतें थी, रियासतें बटी हुई थी, और उन रियासतों के जो राजा थे वो सब अंग्रेज़ों के पेंशन पर आश्रित थे। कोई उनके खिलाफ बोल नहीं रहा था, या पूरी तरह से अंग्रेजी शासन के अधीन है भारत। तो कह रहे हैं राजे महाराजे को इससे कोई मतलब नहीं, जो नवाब रईस हैं, हाकिम हैं, उनको कोई मतलब नहीं, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी करते हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं। राजे महाराजे बस अपनी विलासिता में डूबे हुए हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो सरकारी काम कर रहे हैं, कुछ समय बचता है वो भी अपने विलासिता में लगा देते हैं, यानी कुछ बाल घुड़दौड़, कुछ थिएटर में उनका समय निकल जाता है। फिर उन्हें क्या गरज पड़ी है, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम गंदे काले आदमियों से, गरीब आदमियों से मिलकर अपना समय खोएं। देखिए तत्कालीन दशा क्या थी कि जो अंग्रेज़ थे, जो विदेशी शासक थे, वो भारतवासियों को गंदे और काले गरीब लोग कहा करते थे, और उनके अधीन काम करने वाले जो अधिकारी थे वो भी ऐसा ही समझते थे। इसीलिए लेखक का कहना है कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम भारतवासियों की सुध लें या देशवासियों की सुध लें। और बस वही बात हो गई कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना मिलाना, न तुम खाली न हम खाली। यानी कहने का भाव क्या है कि जो सामान्य नागरिक है वो अपनी समस्याओं में ही उलझा हुआ है, क्यों कैसे दो वक्त की उसे रोटी मिले, इसी के समाधान में वो लगा हुआ है। जो राजे महाराजे हैं वो अपने विलासिता में डूबे हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने कार्य में लगे हुए हैं, फिर देश की उन्नति के बारे में कौन सोचे। तो देखेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेंगे जो प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो गद्यांश का संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड के अंतर्गत भारत वर्षोन्नति नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब इससे संबंधित कोई भी एक वाक्य दे दिया, जैसे काचुप साधी रहा बलवाना, ये पंक्ति है। अब इससे पूछ लिया गया कि इसका भाव बताइए, या इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है। तो इस पंक्ति से लेखक का आशय यह है कि भारतवासियों में यद्यपि अनेक हुनर हैं, अनेक क्षमताएं हैं, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। यदि कोई नेतृत्व करने वाला मिल जाए, कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि लेखक ने भारतीयों को कैसी संज्ञा दी है। तो लेखक ने भारतीयों को रेलगाड़ी कहा है, रेलगाड़ी की तरह से है। फिर इसमें कई शब्द ऐसे हैं, जैसे इसकी भाषा पूछी जा सकती है, तो भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अगले अवतरण की व्याख्या देखते हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी, आज तुर्की, ताजी, सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उस पर ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए। देखें, लेखक ने इस गद्यांश में वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया है। और दूसरी बात यह भी बताया है कि जब तक हम अपना आलस्य नहीं त्यागते और आलस्य त्याग करके विश्व के अन्य देशों की भांति स्वयं विकास नहीं करते, तब तक देश का विकास नहीं होगा। कि यह समय वैज्ञानिक युग का समय है। विश्व के अधिकांश देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, तुर्की, ये सारे देश विकास कर रहे हैं, वहाँ के नागरिक विकास कर रहे हैं। और यहाँ ऐसी स्थिति में हम हिंदुस्तानी लोग आलस्य में पड़े हुए हैं, अकर्मण्य बने हुए हैं। इसीलिए कहता है कि यह समय ऐसा है कि जैसे उन्नति रूपी घुड़दौड़ हो रही हो, उन्नति रूपी रेस हो रही हो, जिसमें अधिकांश देशवासी इस रेस में, इस घुड़दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। चाहे वो अमेरिकन हो, अंग्रेजी हो, फ्रांसीसी हो, तुर्की हो, जापानी हो, सब इस विकास रूपी घुड़दौड़ में शामिल हैं। और सबके मन में यही जिज्ञासा है, यही उत्सुकता है, यही उत्साह है कि सबसे पहले जीत हमारी हो। लेकिन ऐसे समय में हम हिंदुस्तानी लोग सारी योग्यताओं, क्षमताओं और हुनर के होने के बावजूद भी काठ के घोड़े की तरह से एक जगह खड़े हैं। जैसे काठ का घोड़ा दौड़ नहीं सकता, हाँ इतना अवश्य हो सकता है कि जहाँ पर उसे खड़ा कर दिया जाए तो उसके पैरों से, उसके खुर से जो है थोड़ी सी मिट्टी निकल जाए। इसीलिए लेखक ने कहा कि उस समय हम हिंदू यानी हम हिंदुस्तानी लोग काठ के घोड़े जैसे खड़े खड़े मिट्टी से टाप से मिट्टी खोदते हैं। यानी काठ के घोड़े को एक जगह जहाँ खड़े करेंगे तो उसके भार से निश्चित तौर पे थोड़ा सा मिट्टी निकल जाएगा, लेकिन वो रेस नहीं लगा सकता। तो हम हिंदुस्तानियों की दशा ऐसी ही है, क्योंकि हम आलसी हैं और अकर्मण्य हैं। लेखक कह रहा है कि औरों की तो बात ही छोड़िए, जापान के लोगों को देखिए जो भौतिक रूप से देखने में भी, शारीरिक रूप से देखने में जो बहुत हीन हैं, छोटे छोटे हैं, इसलिए उन लोगों के लिए संज्ञा दी जापानी टट्टुओं को हाँकते हुए देख करके भी लाज नहीं आती कि ये एकदम छोटा सा देश है। उसके छोटा सा देश होने के बावजूद भी, शारीरिक बल पराक्रम में भारत से कम होने के बावजूद भी वो भारत से आगे है। कारण उसका, क्योंकि वो लोग कर्मठ हैं, वो लोग आलसी नहीं हैं। लेखक कह रहा है यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा कोट उपाय किए भी बढ़ नहीं सकेगा। यानी देशवासियों को लेखक प्रेरित कर रहा है कि आप भी इस विकास रूपी घुड़दौड़ में, इस रेस में शामिल हो जाएं। अगर ऐसे समय में, यानी जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलेगा वो पीछे ही रह जाएगा, चाहे कोट उपाय कर ले, वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता लगा है। आप देखें यहाँ पर लूट और बरसात से क्या आशय है। यानी लेखक कर रहा है कि विकास रूपी लूट है। जैसे कबीरदास को आपने पढ़ा होगा उनकी एक दोहे को कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी भक्ति रूपी पोटली खुली है, ईश्वर की ज्ञान रूपी पोटली खुली है, और उसमें भी हम अकर्मण्य बने हुए हैं और अनुचित कार्यों में लगे हैं, पाप कर्म में लगे हैं, तो फिर क्या है, अंत में हमें पछताना ही है। और जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप ही अंतिम काल में जब प्राण छूटने के समय में हम पछताएंगे। और जब वो भक्ति और प्रेम रूपी ज्ञान रूपी पोटली खुली थी तो उसे नहीं लिया। इसी तरह से यहाँ लेखक कह रहा है कि इस समय विकास की बरसात हो रही है, वैज्ञानिक उन्नति की बरसात हो रही है। और इस बरसात में भी यदि हम हिंदुस्तानी लोग कमबख्ती यानी अकर्मण्यता का, आलस्य का छाता यदि अपने ऊपर लगाए हैं, तो हम इस विकास रूपी बरसात में भीग नहीं पाएंगे। इस उन्नत रूपी बरसात में यदि भीग करके उसका आनंद नहीं लिया, अपना और अपने देश का उत्थान नहीं किया, तो बस फिर
इसे ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। इसीलिए लेखक का कहना है कि इस लूट में, इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता लगा है और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, तो उस पर ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए कि अपनी आँखों पर मूर्खता की पट्टी बांध रखे हैं, कि यह नहीं देख रहे हैं कि दुनिया के छोटे छोटे देश अपने विकास, देश के लोग जो हैं अपने देश के विकास, अपने राष्ट्र और समाज के विकास में लगे हुए हैं। वहाँ हम भारतीय लोग आलसी बने हुए हैं, अकर्मण्य बने हुए हैं और इस कारण हम दूसरों के अधीन हैं। तो अगर ऐसे समय में भी हम इसी तरह से बने रहें तो फिर यह ईश्वर का कोप ही है। तो लेखक कह रहा है कि आवश्यकता इस बात की है कि हम सब भी इस विकास रूपी दौड़ में शामिल हो जाएं, इस उन्नति की बरसात में हम भी भीगें और अपने आँखों से अज्ञानता की पट्टी हटाएं और स्वयं को कर्मठ बनाएं, अपनी अकर्मण्यता को त्याग दें। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं कि जैसे कि इससे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं कि लेखक ने वर्तमान समय में सभी देश किस ओर अग्रसर हैं, उसे स्पष्ट किया है, किस तरह से स्पष्ट किया है। तो उस समय जिस तरह से विश्व के अधिकांश देश, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जिस तरह से विकास के दौड़ में शामिल थे, लेखक कहना चाहता है कि उसी तरह से हमें भी विकास रूपी दौड़ में शामिल होना चाहिए। लेखक ने क्या समझाने की कोशिश की है? लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि अन्य देशों की भांति हम भारतीयों को भी कर्मठ बनना चाहिए, अपने आलस्य को त्याग करके, अपनी बुराइयों को त्याग करके अपने देश का विकास करना चाहिए। और फिर इसी तरह से कई शब्द ऐसे हैं, घुड़दौड़, घुड़दौड़ शब्द आया है। तो घुड़दौड़ में मान लीजिए पूछ लिया कि बताइए इसमें समास कौन सा है, कि इस घुड़दौड़ में, यहाँ पर तो घुड़दौड़ में यानी समास पूछ लिया जाए तो घुड़दौड़ शब्द है। समास विग्रह यदि इसका किया जाए तो ये हो गया घोड़े की दौड़ या घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ कहलाती है। और समास पूछ लिया जाए तो संबंध तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया पूछ लिया गया कि इसमें लेखक की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, तो भाषा जो है खड़ी हिंदी बोली है, साथ में देशज शब्दों का भी प्रयोग लेखक ने किया है। अब जैसा कि पहला छंद मैंने पढ़ाया था कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखें, तो संदर्भ आप जैसा कि पहले मैंने बताया था उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित भारतवर्षोन्नति नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।